हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 15 दिसंबर 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्ज़ाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से एग्ज़ाम गुरुजी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हमारी एप्लीकेशन पर आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल वर्ग 3 के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीएसआई, एमपीपीएससी कांस्टेबल के लिए प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सौभाग्य का द्वार जो होता है वो परिश्रम की चाबी से ही खुलता है। हम में से बहुत सारे लोग क्या मूर्खता करते हैं, ये मूर्खता करते हैं कि जब किसी को सफल होता हुआ देखते हैं तो ये कह देते हैं कि यार वो व्यक्ति तो बड़ा सौभाग्यशाली आदमी है, उसका भाग्य तो बड़ा तेज है, उसको तो सब चीज़ सौभाग्य से मिल गई है। हम उसकी सफलता की पीछे की मेहनत को अधिकांशतः नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम भाग्यवादी हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम क्योंकि भाग्यशाली नहीं हैं इसलिए हम सफल नहीं हुए, जबकि ये हमारी सरासर मूर्खता है। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के सफल हो ही नहीं सकता। अगर वो भाग्य लक से सफल हो गया तो वो सफलता टिकी नहीं रहेगी, स्थायी नहीं रहेगी, ये आपको मानना पड़ेगा। परिश्रम ही वो एक चीज है जिसके द्वारा आपका जो भाग्य होगा, जो सौभाग्य होगा, वो खुलेगा और स्थायी रूप से खुलेगा। तो अब अगर किसी की भी आप सफलता को देखें तो उस सफलता के पीछे की मेहनत को देखिए और उस मेहनत को नमस्कार कीजिए, ना कि उसकी सफलता को चकाचौंध देखकर उसके प्रति ईर्ष्या कीजिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं सुरेश कुमार। दूसरा प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। तीसरा प्रश्न, संस्कृत भाषा के किस विद्वान का निधन हो गया है, तो बी गोविंदाचार्य। चौथा प्रश्न है कि किस देश की रॉयल सऊदी लैंड फोर्स ने सेनाध्यक्ष एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, तो ये सऊदी अरब की फोर्स है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, तो भूटान के साथ में। और छठवां प्रश्न है कि टाइम पत्रिका ने किस भारतीय अमेरिकी को हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया है, तो राहुल दुबे। और सातवां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात में। आठवां प्रश्न कि किस राज्य में सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है, तो असम में। नवा प्रश्न है कि टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में किस देश की जोड़ीदार कैटरीन गोरगोचसे के साथ मिलकर अल हबटूर ट्रॉफी जीती है, तो ये जॉर्जिया की है इनकी जोड़ीदार। और 10वां प्रश्न है कि किसने सत्र की आखिरी फार्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रां प्री में जीत दर्ज की है, तो ये मैक्स वेरस्टापेन है। तो ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित रडार की नजरों से बच सकने में सक्षम किस युद्धपोत का जलावतरण 14 दिसंबर को किया गया है, और इसका नाम है INS हिमगिरी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये INS हिमगिरी है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है, तो रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, ये सरकारी कंपनी है GRSE, और इसके तहत निर्मित किया गया है ये युद्धपोत। और प्रोजेक्ट 17A चलाया जा रहा है, इसमें 3 युद्धपोत निर्मित होने हैं, उनके तहत ये युद्धपोत निर्मित किया गया है और रडार की नज़रों से बच सकने में सक्षम है। नाम है INS हिमगिरी, और इसका 14 दिसंबर को हुगली जो कि कलकत्ता में है वहाँ पर इसका क्या किया गया, जलावतरण किया गया। और प्रोजेक्ट 17A के तहत ऐसे 3 युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है जिनको दुश्मन की रडार भी ट्रैक नहीं कर पाएगी। और नौसेना को, क्योंकि अभी इसका जलावतरण हुआ है मात्र, यानी कि अब इसकी टेस्टिंग होगी, बनकर तैयार हुआ है, टेस्टिंग होगी, जब टेस्टिंग में कंप्लीट हो जाएगा सभी मानकों पर खरा उतरेगा तो 2023 तक इसको नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा 24 और 25 में अन्य जो 2 हैं वो 24 और 25 में नौसेना को सौंप दिए जाएंगे। बात करें भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। आदर्श वाक्य है श्रम नो वरुणः, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह हैं। बात करें दूसरे प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो भारत और ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है,
तो भारत और ऑस्ट्रिया के प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं और इस MOU का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में सड़क परिवहन, सड़क और राजमार्ग का जो बुनियादी विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास होता है, प्रबंधन, प्रशासन, सड़क सुरक्षा और कुशल परिवहन तंत्र के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग किया जाए और इस सहयोग को और बढ़ावा दिया जाए। बात ऑस्ट्रिया की करें, यहाँ की राजधानी वियना है, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डेर है, वेलन और मुद्रा यहाँ की यूरो है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, तो मैप में मैं आपको अब ऑस्ट्रिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको ऑस्ट्रिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये ऑस्ट्रिया है, राइट। ये दिखाई दे रहा है आपको ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आसपास कौन कौन से देश हैं, तो ऊपर आप नॉर्थ में देखेंगे तो चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य है, इस तरफ देखेंगे तो जर्मनी है, इस तरफ स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक छोटा सा देश है लिechtenstein। ये भी आपको याद रखना है कि लिechtenstein कहाँ पर है, तो ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। इसके अलावा नीचे की तरफ देखेंगे तो इटली है, स्लोवेनिया है, ये देखेंगे तो हंगरी है और स्लोवाकिया है। तो ये आसपास काफ़ी सारे देश हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि RBI चेक के माध्यम से धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम कब से शुरू करेगा, तो RBI इसको 1 जनवरी 2021 से शुरू करेगा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है ये सिस्टम, ये जान लीजिए। तो RBI ने बैंक की धोखाधड़ी, बैंक में कई बार क्या होता है फर्जी चेक लगा दिया जाता है और उसके माध्यम से राशि आहरित कर ली जाती है, पैसा निकाल लिया जाता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम ईजाद करने का फैसला किया है। और सिस्टम के तहत कोई भी चेक जो 50,000 रुपये से अधिक का है उसकी रकम भुगतान पर जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करने की जरूरत पड़ेगी। और ये नया सिस्टम 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। जैसे अभी आप पैसा निकालने जाते हो या जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो OTP आपके पास आता है, तो उसी प्रकार की जो सारी जानकारियाँ होंगी चेक पर डली हुई, उन सब जानकारियों को जो चेक का ऑनर होगा उससे दोबारा कंफर्म किया जाएगा, उससे पहले भुगतान नहीं किया जाएगा। बात करें चौथे प्रश्न की कि भारत, ईरान और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक हुई है, और ये बैठक हुई है भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान इनके बीच में चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदर कहाँ पर है, तो ईरान में है। भारत ने इसको विकसित किया है, इसके लिए संयुक्त उपयोग पर यानी तीनों देश इसका यूज करें, इस पर एक त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से शुरू हुई है। और उज्बेकिस्तान सहित दूसरे और जो मध्य एशियाई देश हैं वो भी इस बंदरगाह का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। बात ईरान और उज्बेकिस्तान की करें, पहले बात ईरान की, यहाँ की राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति हसन रूहानी है और मुद्रा यहाँ की ईरानी रियल है। जबकि उज्बेकिस्तान की बात करें, राजधानी यहाँ की ताशकंद है, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं और मुद्रा यहाँ की उज्बेकिस्तानी सोम है। मैप में मैं आपको दोनों देश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको ईरान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पास देखेंगे ईरान। ईरान के ये जो वाला हिस्सा यहाँ पर भारत ने विकसित किया है एक पोर्ट। इस पोर्ट का नाम क्या है, तो इस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट, राइट, ये याद रखिएगा। चाबहार पोर्ट भारत का मुंबई वगैरह यहाँ इस पोर्ट से सीधे इसकी, ये गुजरात के पोर्ट से सीधे इसका एक्सेस होगा और उससे क्या हो जाएगा, हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, इस तरफ देखेंगे अफगानिस्तान तक और दूसरे देशों तक पहुँच पाएंगे। तो ये ईरान है। ईरान की राजधानी कहाँ पर है, तो ये तेहरान ईरान की राजधानी है। अब दूसरा देश जो इस वार्ता में शामिल हुआ है वो हुआ है उज्बेकिस्तान। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये उज्बेकिस्तान है जिसकी राजधानी यहाँ पर ताशकंद है, राइट। तो ये उज्बेकिस्तान के आसपास कौन कौन से देश हैं, तो किर्गिस्तान है, इधर देखेंगे तो ये यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, और इधर देखेंगे तो अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, राइट। और नीचे देखेंगे ईरान के आसपास कौन कौन से देश हैं, तो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नीचे पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, इस तरफ देखेंगे तो इराक की सीमा लगी हुई है, इस तरफ देखेंगे तो टर्की की सीमा लगी हुई है, यहाँ पर आर्मेनिया की, अजरबैजान की सीमा लगी है, और कैस्पियन सागर की सीमा भी इसी के साथ साझा होती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि भारत किस अफ्रीकी देश को 10 मैट्रिक टन जीवन रक्षक दवाएं भेजेगा, और भारत सूडान को ये दवाएं भेजेगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारत सूडान को आने वाले
कुछ हफ्तों में कोविड-19 से निपटने के लिए 10 मैट्रिक टन जीवन रक्षा दवाएं भेजेगा। और इससे पहले भारत ने सूडान को नौसेना जहाज के जरिए 100 मैट्रिक टन खाद्य सामग्री भेजी थी, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा सूडान के साथ एक और चीज़ हुई है कि आतंकवाद के प्रायोजक टेरर फाइनेंस देशों की सूची एक अमेरिका ने बना रखी है अपनी लिस्ट, और इस लिस्ट से अब सूडान को बाहर कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बात सूडान की करें, यहाँ की राजधानी खार्तूम है, राष्ट्रपति उमर अल बशीर है और मुद्रा यहाँ की सूडानी पाउंड है। मैप में मैं आपको अब सूडान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको सूडान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको। अब कहाँ पर ये मूव कीजिए आप पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये सूडान है, जिसकी राजधानी खार्तूम आप देख पा रहे होंगे, राइट। अब इसकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, तो ऊपर इसकी सीमा इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ में, इस तरफ देखेंगे तो लीबिया के साथ में ग्रीन कलर का ये चार्ट है, इस तरफ देखेंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ पर देखेंगे तो साउथ सूडान के साथ इसकी सीमा लगती है, और इधर देखेंगे तो इथोपिया और इरिट्रिया के साथ भी इसकी सीमा लगती है, और यहाँ पर रेड सी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि रिजर्व बैंक ने धन लेन देन की आरटीजीएस सुविधा का समय बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो इसको बढ़ाकर आप 24 घंटे और 7 दिन कर दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रिजर्व बैंक ने धन लेन देन की जो आरटीजीएस सीमा थी अब उसको 7 दिन और 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया है, और इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इससे पहले ये सेवा दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस में, यानी कि ऑफिस का जो टाइम होता है उसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी। अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनमें 24 घंटा 7 दिन 12 महीने, यानी कि हर पर डे हर समय आपको आरटीजीएस की सुविधा मिल रही है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि यूनेस्को ने किस देश के प्रस्ताव पर क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है, और ये पुरस्कार शुरू किया है बांग्लादेश के प्रस्ताव पर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपना लिया है और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मति से अपने 210वें सत्र में क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रस्ताव को अपनाया है। और ये पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, उनके आदर्शों को दुनिया भर में फैलाने का अवसर प्रदान करेगा और वैश्विक सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान करने के लिए प्रेरित करेगा। बात यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की करें तो इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। बात 8वें प्रश्न की करेंगी कि किस राज्य में गोबर से बने उत्पादों के लिए पहला गोधन एम्पोरियम खोला गया है, और ये एम्पोरियम खोला गया है छत्तीसगढ़ में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो गोबर से बने जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ में पहला गोधन एम्पोरियम अंबिकापुर शहर में खोला गया है, ये आप याद रखेंगे। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने 14 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया। एम्पोरियम का संचालन नगर निगम और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मार्गदर्शन में गोठान प्रबंधन समिति के द्वारा किया गया, और यहाँ पर घन जीवामृत, इसके अलावा गोबर से बने दिए, अगरबत्ती, कंडा, गोकास्ट, वर्मी कंपोस्ट, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होंगी। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर देख लीजिए ये छत्तीसगढ़ है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर इसका गठन हुआ था। नया राजपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हैं। राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके हैं। लोकसभा की में यहाँ पर 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें, विधानसभा की 90 सीटें। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। बात करें 90वें प्रश्न की कि हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया है, और इनका नाम है आर नरसिम्हा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित रोड्डम नरसिम्हा या आर नरसिम्हा, इनका निधन हो गया। 14 दिसंबर को निधन हुआ। 87 वर्ष की इनकी आयु थी, और केंद्र सरकार ने नरसिम्हा को इनको जो है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान है इसके लिए 2013 में देश का जो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, याद रखिएगा, पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण और सबसे बड़ा भारत रत्न, तो इससे सम्मानित किया पद्म विभूषण से।
और भारत का राफेल जो माना जाता है लड़ाकू विमान, जिसको हम तेजस कहते हैं, इसके डिज़ाइन और विकास में नरसिम्हन साहब का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बात करें 10वें प्रश्न की, किस देश के विश्व हैवीवेट चैंपियन एंथोनी जोशुआ ने अपना हैवीवेट खिताब बरकरार रखा है और ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम के विश्व हैवीवेट चैंपियन एंथोनी जोशुआ, ये आप याद रखेंगे, इन्होंने अपना हैवीवेट जो खिताब है उसको बरकरार रखा है। और जोशुआ ने बुल्गारिया मुक्केबाज हैं कुब्रत पुलेव, इनको हराया। IBF, WBO और WBA इस बेल्ट को अपने पास बरकरार रखा है। एंथोनी जोशुआ की 25 मुकाबले में से 24वीं ये जीत है। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किन शहरों के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी कि बुलेट ट्रेन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है, और ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2020 में कुल सैन्य ताकत में भारत का स्थान कौन सा है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से भारत का स्थान कौन सा है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।